तो स्वागत है बच्चों आपका आपके इस फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शाइन विद केमिस्ट्री और मैं हूं आपका मेंटोर डीपी सर। तो बच्चों हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 कवर कर लिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था और इंट्रोडक्शन कराया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, कैथोड रेज एंड एनोड रेज से, यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हम लोगों ने की थी, किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ये सारी चीज़ों की स्टडी हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में करा दी थी। आफ्टर दैट सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, यानी कि वो इमेजिनरी जो हम लोग मॉडल्स ले करके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स डेवलप हुए। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये अपना सेकेंड लेक्चर था, है ना। और हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर के लास्ट में डिस्कशन किया था बोर्स एटॉमिक मॉडल का, है ना। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पढ़ा था, आइए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स से, जिसमें से अगर हम कहते हैं तो क्या होता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल माना गया था, है ना। याद आया ना, न्यूक्लियस का साइज कैसा था बेटा, बहुत स्मॉल माना गया था। वहीं पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते थे बेटा, न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो ऑर्बिट्स थी, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन करते थे न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो कैसे थे बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट्स थी, या उनको नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बोला गया था, स्टेबल ऑर्बिट्स बोला गया था, है ना। ये सब चीज़ें हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये हो गया ना। MVR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH/2π। क्लियर। अब ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसका जो हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल में लेते हैं, H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में देखते हैं, ठीक है। और वहीं पर बोला गया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करता है, ठीक है। ये पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद ये बात हमने एनर्जी लेवल के लिए बता दी थी, आपको याद होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यह मॉडल किसके लिए वैलिड था बेटा, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए था, ठीक। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जिसमें n इज इक्वल टू 1 था, उसको बच्चे क्या बोला गया था, ग्राउंड स्टेट बोला गया था, ठीक है ना। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ये बात। वहीं पर कहा गया कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते हैं तो होता क्या है बेटा, वहां पर उनकी फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। वो फिक्स्ड एनर्जी रखते हैं, तो फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स की रेडियस होती है वो क्या होती है, हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते और समझते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, इसके लिए अगर एनर्जी देखते हैं तो बेटा एनर्जी क्या देखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाता है, बोलो बेटा क्या, हम लोग देखते हैं वहीं पर hc/λ, ठीक है ना। क्या हो जाता है बोलो, hc/λ हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारा एनर्जी का था, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं कि एनर्जी ये इतनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इतनी एनर्जी रखता है, जिससे क्या होता है कि वो लोअर से हायर में और हायर से लोअर में आता है। यानी ये एनर्जी अगर एब्जॉर्व करेगा तो कहाँ से जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, और अगर क्या करेगा बोलो, इमिट करेगा तो हायर से लोअर में आ जाएगा। ये तो वही बात हुई ना कि मान लो आपने बहुत मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करने के बाद आप लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ पर पहुँच गए, हायर एनर्जी लेवल पे। दूसरी बात ये आई कि मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा और खर्च करने लगे, और खर्च करते 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 क्या हो गए, एक दिन पूरा खर्च कर दिया, तो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पर आ गए, लोअर एनर्जी लेवल पे आ गए, ठीक है। तो इतनी बात बच्चे समझ में आ गई। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपको अभी तक मिल चुकी हैं, क्या,
mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और दूसरा कौन सा मिल चुका है, बोलो बेटा, दूसरा आपको मिल चुका है डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब n की वैल्यू जो होती है वो हम लोग अलग अलग देखते हैं और अलग अलग निकालते हैं। अब अगर यहाँ पर जैसे पूछा जाए, सपोज दैट बेटा ये तुम्हारा जैसे न्यूक्लियस हो गया है ना, न्यूक्लियस हो गया और ये इसके क्या हो गई, ऑर्बिट्स हो गई, ये तुम्हारे ऑर्बिट्स दिख रही, ठीक है ना, ऐसे दिख रही। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही n की वैल्यू अलग अलग हम लोग लेते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई। ये तो देखते हैं ना, n की वैल्यू 1 होने से क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू h अपॉन 2 पाई। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया बेटा, h अपॉन पाई। ठीक है, अब इधर देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताओ बेटा, 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई हो गया ना। तो 3 ये कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको जब लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो बेटा, 1.5 h अपॉन पाई। ऐसे तो आ जाता है ना, h अपॉन पाई हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो h अपॉन पाई हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम्स का देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर कभी आए तो आप n की वैल्यू से जो एंगुलर मोमेंटम है वो आप n की वैल्यू से वहां पर देख सकते हो, निकाल सकते हो। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो अब आपसे गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, रेडियस की बात करने जा रहे हैं, यानी जब कभी भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो बेटा रेडियस कैसे निकालते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये जो रेडियस होती है ना, इसको हम लोग कहना पसंद करते हैं। क्या कहना पसंद करते हैं बेटा, बोर्स रेडियस। ओके, क्या कहना पसंद करते हैं, बोर्स रेडियस। ओके बेटा, बोर्स रेडियस हो जाती है, एग्री। अब बोर्स रेडियस हो जाती है तो बोर्स रेडियस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समझ के रखना है। इक्वेशन डायरेक्टली होता है आर एन, आर एन का मतलब होता है nth ऑर्बिटल में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू कितना, n स्क्वायर अपॉन z। z क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो इक्वेशन आएगी इसमें जो रेडियस होगी ना बेटा, वो रेडियस किस में होती है मालूम है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और अगर पिकोमीटर में निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 52.9 हो जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर। तो याद रखना, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज n तो बता देना n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट्स, क्लियर। और z क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाता है। ठीक है, अब प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में, उसकी संख्या तो फिक्स्ड रहेगी, है ना, वो चेंज नहीं होती है, राइट। और इसी से आप ये भी जानकारी ले सकते हो क्या बेटा, कि R जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाती है, n स्क्वायर के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाती है, Z के। ठीक है, इससे अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से निकाल लोगे, आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके बेटा, तो ये हम लोगों ने किसकी इक्वेशन सीख ली, फटाक से बता दो बेटा। ये हमने इक्वेशन सीख ली और ये इक्वेशन अपनी किसकी है, ये है इक्वेशन अगर देखा जाएगा तो रेडियस की। आइए जरा यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं, है ना। और वो बातें क्या है जरा देखिएगा। फॉर एच एटम, हम रेडियस देखने जा रहे हैं किसके लिए, बोलो बेटा, फॉर एच एटम। एच एटम का मतलब है कौन सा एटम हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। अब कैसे हाइड्रोजन एटम के लिए, जरा देखिएगा और समझिएगा, आराम से समझना, कोई लोड नहीं लेना, कोई दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से हो जाए। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ठीक, और सबको पता है N, हाइड्रोजन में एक ही शेल तो होता है, तो N की वैल्यू भी 1 हो गई। तो Rn बराबर क्या हो जाएगा, Rn बराबर, अब Rn नहीं, अब Rn की जगह क्या लिखेंगे बेटा, इसको R1 लिखेंगे। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, जल्दी से बोलो बेटा, यहाँ पर आ गया 0.529। किस में आया बेटा, एंगस्ट्रॉन्ग में आ गया।
इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर नॉट लिख सकते हैं। अब अगर मैं कहूं R2 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू, ये तो R1 की थी, अब यहां पर किसकी वैल्यू निकलवा रहा हूं बेटा, R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.529 इंटू ऊपर कितना 2 स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेंगे किससे, 0.529 इंटू 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बोलो बेटा 4R0। ये किससे, ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट रेडियस एंड सेकंड रेडियस का। यहाँ पर जब R2 निकालेंगे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं बेटा, 2 ले लेते हैं। और यहाँ पर जब R1 निकाला था तो n की वैल्यू कितनी ले लिया था, 1 ले लिया था। बात समझ में आ गई। तो अगर कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जरा देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना, गड़बड़ नहीं करनी। ये तुम्हारे सामने न्यूक्लियस है, ये पहली हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, ये चौथी हुई, ऐसे मैंने ले लिया। n की वैल्यू यहाँ पर है 1, n की वैल्यू यहाँ पर है 2, n की वैल्यू यहाँ पर है 3 और n की वैल्यू यहाँ पर है कितना, 4। हो जाएगा ना। अब यहाँ पर जब देखोगे तो रेडियस कैसे आ जाएगा, पहले वाले के लिए कितना आया बेटा, R0, दूसरे वाले के लिए कितना आ गया, 4R0, अब तीसरे के लिए कितना हो जाएगा, 9R0, 9R0, यहाँ पर कितना 16R0 हो जाएगा, 16R0 हो जाएगा। ऐसे होगा ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए रेशियो ऑफ बोर्स या रेशियो ऑफ बोहर रेडियस रेशियो ऑफ बोर्स रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन एटम, तो इससे तुम रेशियो निकाल सकते हो। क्या रह जाएगा बेटा, 1:4:9:16 रेशियो, ऐसे ही निकलता चला आएगा। ठीक, क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, बोर्स रेडियस का रेशियो आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं, क्लियर। अब मान लो मैं यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम से थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ठीक है। और वो मैं अलग करने जा रहा हूँ और जो मैं पूछने जा रहा हूँ उसके लिए बताना। मान लो मैंने कह दिया बेटवा यहाँ पर क्या, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम यानी हीलियम प्लस, ये हो गया। देखो हीलियम प्लस कैसा हो, हाइड्रोजन लाइक एटम। अब इसके लिए कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से बताओ। यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। अब R1 R2 देखना और बताना, ठीक है। R1 R2 जब Z की वैल्यू 2 हो गई तो R1 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बेटा। R1 बराबर कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू ऊपर कितना n², तो मैंने ले लिया 1 अपॉन कितना हो गया 2। ठीक, ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 0.529 अपॉन 2 आ गया। कितना आ जाता है मालूम है, आप इसको लिख सकते हो R0/2। क्लियर बेटा। अब अगर यहीं पर हम R2 निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, 0.529 इंटू कितना 2² अपॉन 2, क्योंकि जब R1 निकालते हैं तो n की वैल्यू 1 लेते हैं, R2 निकालेंगे n की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.529 इंटू 4/2, तो ये 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.529 इंटू 2 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 2R0। तो यहाँ पर जब देख रहे हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फर्स्ट जो आया है रेडियस n=1 में कितना आ गया है, बोलो बेटा Z आ गया है। ठीक है। दूसरा वहीं पर देखा जाए R2 कितना आ गया, 2R0 आ गया। यानी कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये किस पर डिपेंड कर रही हैं, Z यानी n पर डिपेंड कर रही हैं, Z और n पर। और यही बात तो मैंने बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना बेटा, Z हो जाएगा। ठीक है। तो ये बोर्स रेडियस का काम हो गया और इसको आराम से आप लोगों को बेटा देख लेना है। ठीक है। तो बताओ यहाँ तक बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया,
यहाँ तक आ गया है। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो इसी में क्या देखेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, क्या देखने वाले हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या देखेंगे बेटा, जल्दी से बताइए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन है, और अगर मालूम चल गया, सीख गए, तो कोई डाउट ही नहीं आएगा मेरे बच्चों को। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना है। क्या डायरेक्ट इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो एनर्जी हम लोग लेते हैं, ये किस में लेते हैं मालूम है बेटा, ये एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। क्लियर, तो यहाँ पर अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना हुआ पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम इस इक्वेशन से शॉर्ट आउट करते हैं, इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर यही जूल पर एटम में बोला जाए तो बेटा जूल पर एटम में देख लो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, माइनस का 2.18 इंटू, ऊपर क्या रहेगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो बेटा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये लो भाई हो गया, ठीक, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखो जूल पर एटम में हो गया, मैं यूनिट भी लिख देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। क्या हो जाए, जूल पर एटम। ऊपर वाला किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और नीचे वाला किस में है, जूल पर एटम में। क्लियर, बोलो मालिक। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग ऑर्बिट्स में दे रहा हूं, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी देखनी। मैंने यहां पर दे दिया बेटा फॉर एच एटम, अब एच एटम के लिए पता है जेड बराबर कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो फॉर एच एटम जब देखोगे तो निकालना है वहीं पर क्या, E1। सबसे पहले तो क्या निकालना है बेटा, E1। फिर क्या निकालना है, E2 निकालना है। तो चलो पहले E1 निकालते हैं, फिर E2 निकालते हैं सर। E1 निकालते हैं, फिर E2 निकालते हैं। E1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ध्यान से सुन लेना। E1 का मतलब क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई, E1। ठीक, तो कैसे करेंगे बेटा, माइनस का 13.6 इंटू ऊपर क्या रखा है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कितना 1 स्क्वायर। आंसर बोलो कितना आ गया बेटा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E2 निकालना है, क्या करोगे, माइनस का 13.6 इंटू जेड तो वही रहेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि E2 आया तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। यहाँ पर कितना आ जाएगा, फटाक से बोलो बेटा, जल्दी से, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, बेटा कितना, माइनस का 13.6 इंटू 1/4, और ये सॉल्व करने पर आ जाता है कितना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहीं पर बोलूँ E3, क्या निकालना बच्चे, E3 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, E3 निकालना है। तो E3 कैसे निकालोगे सरकार, बहुत आराम से, यहाँ पर आराम से देखिएगा। E3 क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर अपॉन कितना, 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहीं पर कहूँ बेटा E4 निकालना है, क्या निकालना है, E4, तो सारे जल्दी से बताओ जरा, मेंशन करो वहीं पर, माइनस का 13.6 इंटू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 0.85 वोल्ट आ गया। देखो बात समझ में आ गई।
बोलो यार, आ गई क्या बात समझ में? और अगर बात समझ में आ गई है तो ये आपने देखो एनर्जी निकाल लिया है यहाँ पर। ठीक, अब अगर मैं यहीं पर एक चीज़ बोल देता हूँ जिससे कि मामला और आपका सेट हो जाएगा, और वो क्या है, और वो क्या है, इनफाइनाइट लेवल पे आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 इंटू 1² अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बोलो बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इनफाइनाइट पर जाकर के थोड़े ना देखें कितना आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो होगा ये सबसे आउटसाइड के लिए होगा, यानी सबसे आउटसाइड कैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है 1 2 3 4, और यहां पर देखा जाए तो सबसे दूर जो होगी वो किस पर होगी बेटा, इन्फिनिटी पर होगी, है ना। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। इधर कितना आया था, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर दूसरे में कितना था, माइनस का 3.4, यहाँ पर कितना था, n की वैल्यू 3 पर, जल्दी से बोलें, माइनस का 1.5, यहाँ पर कितना था, माइनस का 0.85, और यहाँ कितना आया था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, यानी अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे आउटसाइड जो ऑर्बिटल है या ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर टू बी 0 फॉर या फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। तो यहां पर इससे कंक्लूजन क्या निकला, और कंक्लूजन के लिए हम यहां पर नोट पॉइंट लिख लेते हैं। कंक्लूजन के लिए क्या लिख लेते हैं, नोट पॉइंट लिख लेते हैं। क्या क्या कंक्लूजन निकला मैं यहां पर बोले दे रहा हूं, क्या, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कंक्लूजन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड, ठीक है ना, कंसीडर्ड टू बी 0, ठीक है, इन फ्री स्टेट, इन कौन सी स्टेट, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, ठीक है ना, कंसीडर्ड टू बी 0 इन फ्री स्टेट। ठीक है, अब अगर जैसे जैसे यहां पर देखा जाए, ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, समझ करें क्या, एज इलेक्ट्रॉन approaches as electron approaches, ठीक है, towards nucleus, as electron approaches towards nucleus, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच होगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे बेटा, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। वहां पर उसकी तरफ किस वजह से जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से जाएगा, ठीक है। एंड एनर्जी लॉसेस, एंड एनर्जी लॉसेस बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस की जाएगी, ठीक, एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस की जाएगी, क्लियर। तो जब एनर्जी लॉस होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हेंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तभी तो देखो ना,
जैसे जैसे n 4 से 3 आ रहा है, 3 से 2 आ रहा है, 2 से 1 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो और नेगेटिव होती जा रही ना। आप देख सकते हो बेटा, बड़े आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। बोलो सर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तुमसे पूछा जाए कि एनर्जी जो है मिनिमम किस में होती है, अगला पॉइंट यहीं पर है, यहीं पर अगला पॉइंट अगले पेज पर लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बेटा, कि लाइटिंग की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। अभी मामला ठीक है ना? तो अब यहां पर आपको देखना है, क्या देखना है बेटा, अगले पॉइंट पर, यानी अगला जो पॉइंट यहां पर है उसमें क्या देखना है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मिनिमम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मिनिमम इन के शेल, इन के शेल। अब सबको पता है के एल एम एन, तो सबसे पहला कौन सा है, के ही है, तो वहां पर सबसे मिनिमम होती, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो के सेल जो होता है वो किसके लिए होता है? के सेल में क्या हो जाएगा, इससे हमको क्या शिक्षा मिली यहां पर? के सेल इज द, के सेल is the most stable shell। के सेल है मोस्ट स्टेबल सेल, किसके लिए? फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे स्टेबल शेल कौन सा माना जाएगा? के माना जाएगा। ठीक है, क्लियर, याद रखोगे इतना? तो यहां पर देखा जाए बच्चे, n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू अगर 3 है, राइट, तो n की वैल्यू 1 होगी तो इसी को कौन सी स्टेट बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। ये कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, ये कौन सी हो जाएगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेट, और ये कौन सी हो गई बेटा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब अगर आप इसको ऐसे समझोगे, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये क्या हो गई? ऑर्बिट्स हो गई। ये है तुम्हारा, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है, और यहाँ पर क्या E3 है, और यहाँ पर कैसा E4 है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या? क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव होता जाएगा, तो ज़्यादा कौन हो जाएगी? बोलो बेटा, यहाँ पर ज़्यादा E4, फिर E3, E4, फिर कौन बेटा? E3, E3 के बाद कौन? E2, और फिर कौन बेटा? E1 हो जाएगी। क्या समझ में आया भाई? तो ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा बेटा। क्लियर, क्लियर, बोलो यार। तो यहाँ पर कभी भी तुमसे पूछा जाएगा तो सबको पता है रीज़न क्या होता है नेगेटिव होने का। न्यूक्लियस की तरफ आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा क्या हो जाएगा बोलो? दूर होता जाने पर क्या हो जाएगा? फटाक से बताओ बेटा। दूर होता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए E4 E3 ऐसे ज़्यादा कौन सी हो जाएगी? E4। क्लियर,
बोलो यार। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जंप करता है n1 से n2 में, n1 से n2 में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो बढ़ेगी वहीं पर। तो ये भी पॉइंट मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इस जगह पर ये पॉइंट मैंने बोला था, ठीक है ना। क्या हैशटैग लगा करके नोट कर लेना, क्या, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वो जंप कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक आपको क्या मेरी बात समझ में आ गई है बेटा? और अगर यहाँ पर समझ में आ गई है तो चलिए फिर जरा एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग अपना आगे का स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, फाइंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द electron, energy absorbed by the electron when jumps from ground state to first excited state, ground state to first excited state, right, of hydrogen atom, अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बेटा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये है तुम्हारे साथ, क्लियर। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सर, और इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसका काम बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे और गड़बड़ भी नहीं होगा, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया मैंने, पहले दिमाग लगाओ 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर बताना कि क्या होगा यहाँ पर, ठीक। 1 मिनट का समय है। चलिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले n से, n ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 1 है तो कौन सी स्टेट है बेटा, यही होती है ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और n बराबर 2 हो जाएगा तो यही कौन सी बोली जाएगी बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हो गया ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। अब हमें एनर्जी निकालनी है, तो सबको पता है डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा, E2 माइनस E1, फिट एंड फाइन, ओके। तो E2 माइनस E1। अब जरा बताओ सेकंड वाले पर कितना एनर्जी था, सेकंड वाले पर था माइनस का 3.4 माइनस का 13.6, फर्स्ट वाले पर माइनस का 13.6 था और E2 पर कितना था, माइनस का 3.4। आराम से निकल आएगा सर, कितना आ गया जल्दी से बोलो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना, प्लस का 10.2 क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी बेटा, प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होती है जब लोअर एनर्जी लेवल से किस में जाता है, हायर एनर्जी लेवल। इसका मतलब अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आएगा तब क्या हो जाएगा, बोलो, ये लॉस करेगा सर, क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं यहीं पर, इसी टाइप का करिएगा जरा।
क्वेश्चन क्या है सर आपके सामने है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं। फाइंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड एनर्जी ऑफ an electron, find energy of an electron in ground state, in ground state of He plus, He plus ion, He plus। ठीक, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या आएगा यहां पर इसका आंसर। क्लियर? क्या आएगा आंसर? फॉर्मूला अपने पास है, Z की वैल्यू He जो है इसके लिए सबसे पहले तो Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना यानी पहले पर ही निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास में है, एनर्जी बराबर माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हो गया ना। तो यहां पर आ गया माइनस का 13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, हो गया। चलो भाई निकाल दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? यह आ जाएगा बेटा माइनस का 13.6 इंटू 4, माइनस का 54.4, माइनस का 54.4 किस में बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। तो पहले ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन लाइक एटम जो है यानी He प्लस जो है उसमें E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो बेटा। E1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस का 54.4, ठीक। अब जो आगे की बात हम लोग देखने जा रहे हैं मालिक, वो क्या है? वो अपने पास में है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, ठीक। यानी जो ये बोर का मॉडल था, नील्स बोर का मॉडल था, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो बात सुनना बेटा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो लिमिटेशंस जो बोर मॉडल की थी, ये सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी कि यह सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा था, और यह सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। क्लियर? तो मैं पॉइंट्स भी लिखता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या थी? दूसरी इसकी लिमिटेशन थी इट ओनली एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रम, यानी ये सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर रहा था बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा था। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और H लाइक एटम, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा था। अब कह दो हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से? तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जैसे हो गया बेटा He प्लस, है ना, जैसे हो गया Li2 प्लस, जैसे हो गया वहीं पर Be3 प्लस, ठीक, ये सारे। क्लियर? हाइड्रोजन लाइक एटम में ही आते हैं। तीसरा जो था जो आपको जानने वाला है वो क्या है बेटा? क्लियर? अगर हम लोग कहेंगे तो यह सिर्फ जो यानी कि जो हमारा बोर्स मॉडल था यह क्या करता था, जब हम लोग कहेंगे कि फाइन लाइंस की एक टाइम में कई सारी लाइंस अगर होती हैं तो उनको यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम कह सकते हैं क्या? इट
does not explains it does not explains fine lines of spectrum, fine lines of स्पेक्ट्रम। ठीक है, यह किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लियर। अब तुम पूछोगे कि सर ये फाइन लाइंस होती क्या है, तो मैं बता देता हूं, जब कभी भी एक लाइन में कई सारी पतली पतली लाइंस होती हैं उनको हम लोग फाइन लाइंस बोलते हैं, और यही क्या होते हैं बेटा? सबसेल होते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? सबशेल कहते हैं। यानी शेल के अंदर क्या होता है? सबशेल होता है। ठीक, अच्छा अब एक बात और, जब हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इनकी स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या? स्टार्क इफेक्ट, एंड वहीं पर देखते हैं रीमान इफेक्ट। तो इसने, इस मॉडल ने ना तो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और ना ही रीमान इफेक्ट को। ठीक है, तो क्या था बेटा? इट डज नॉट explains it does not explains क्या? स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, एंड जीमैन इफेक्ट। अब कहोगे सर ये दोनों इफेक्ट क्या होते हैं? तो पहला है हमारा स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। और जीमैन इफेक्ट क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ क्या? स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड्स में जो स्प्लिटिंग होती थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोगों का बोर मॉडल हो गया, प्लस इक्वेशंस हो गई। अब आइए जरा एक साथ हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। रेडियस का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो हम लोग कौन सी इक्वेशन को यूज करते हैं बेटा? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में। ये 2022 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया। ओके, एन क्या होता है? शेल नंबर। ठीक है, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, या यहीं पर मैंने बताया है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी का जब कैलकुलेशन करते हैं तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन है 2.18 इंटू 10⁶। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। जेड अपॉन एन, मीटर पर सेकेंड। एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं बेटा तो कितना हो जाता है? माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है। यहीं पर जब जूल में होता है तो कितना हो जाता है बेटा? माइनस का 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये बात आपको याद रखना होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ओके बेटा, है ना। और अच्छा यहीं पर एक बात और देख लेगा, En जो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो होती है ये किसका सम हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिखते हैं तो टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कभी भी आपसे इंडिविजुअल एनर्जी पूछी जाती है तो आप इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ओके बेटा, राइट। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, तो आपको बताना है सेकेंड का मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम फाइंड रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी। रेडियस का फॉर्मूला पता है, कैलकुलेट करके आप कमेंट करेंगे आंसर में। ठीक है, राइट, है ना। तीनों का हालांकि मैंने करवाया है, लेकिन आप लोग इन तीनों को सॉल्व करके कमेंट करेंगे।
अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट कितना है बेटा? 13.6 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ Be3+। अब देखो Be3+ के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? Z की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। और Be3+ के लिए निकालना है तो N की वैल्यू 1 ले लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड बोला गया इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट में N की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी ली जाएगी बेटा? 2 ली जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो सबको पता है, टोटल एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, राइट। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आराम से निकालेंगे, कोई डाउट ही नहीं आएगा बेटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एनर्जी जब निकालोगे तो एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 इंटू ऊपर कितना होता है? Z² अपॉन N², तो हो जाएगा 4² अपॉन 2²। आराम से आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है ना? तो इसका भी आंसर कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे सर। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर पहले सीखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा? तो आज के सेशन में जितनी मैंने क्वेश्चंस करवाई हैं, जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और फिर अगले सेशन में हम लोग ड्यूअल नेचर एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।